गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? गुड इवनिंग प्रदीप, गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग हरिओम। क्लास चलेगी कि नहीं? बिल्कुल चलेगी क्लास। संतोष कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीपा, गुड इवनिंग अमन, सबको गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? क्या चल रहा है जल्दी बताइए, जब तक हमारा नोट खुलता है तब तक बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट भी बोल रहे हैं कुछ। गुड नाइट। ओके मैम, मैं भी हूँ, मेरा नाम भी लो। ओके मैंने ले लिया। अमन आपका नाम, आपका तो 2 नंबर पे लिया था मैंने नाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जी, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। विनोद, कमल, अरविंद। मैम कोर्स जल्दी से करवाओ। कोर्स जल्दी से होता रहा है और कितनी जल्दी करवाएं? चलो जल्दी बोले। हम नोट्स अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। मैम बायोलॉजी क्लास आती नहीं है। अच्छा, साइंस स्पेशल 4 और 5 में कल बायोलॉजी की क्लास लगेगी जी। अमरिंदर जी, मैडम जी साइंस स्पेशल की फ्लोर की क्लास नहीं होगी क्या अब? साइंस स्पेशल 4 में चल तो रही है केमिस्ट्री यार, और कल उसमें बायोलॉजी की भी क्लास है। फिजिक्स आपका खत्म हो गया तो फिर क्यों चलेगा उसमें, जब फिजिक्स खत्म हो गया तो कल आपकी बायोलॉजी की भी क्लास चलेगी। मैम स्पीड टेस्ट के बारे में बताएं प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ राजेंद्र कुमार, बहुत जल्दी आने वाला है स्पीड टेस्ट हमारा टाइम्स कोचिंग का। स्पीड टेस्ट नहीं, टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं आप उनको। ठीक है चलिए। GS4 का राहुल कुमार, डोंट वरी, GS4 एंड GS5 में भी मेरी कल से क्लासेस चलेंगी। ठीक है। ओके विकास कुमार, ठीक है चलिए। मैम पटना आए थे? यस, पटना से मैं कल रात को ही आई थी। मैम आपका स्वेट शर्ट अच्छा लग रहा है। ओके थैंक यू सो मच। साइंस स्पेशल 3 की एक डाउट क्लास ले लो। यस ले लूंगी, डोंट वरी। आप डाउट कलेक्ट करिए अपने, डाउट क्लास ले लूंगी। ठीक है, तो अभी टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं साइंस स्पेशल 4 में भी क्लास लूंगी, बायोलॉजी की बची हुई सब लूंगी, डोंट वरी, सब चलेगा। चलिए अब पढ़ाई करें हम। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल। हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। क्या चल रहा था हमारा? धातु और अधातु। धातु, ठीक है, धातु और अधातु। जैसा कि आप अगर लास्ट क्लास देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने मेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। हमें क्या पढ़ रहे थे? हमने मेटल्स कंप्लीट कर ली। अब हम पढ़ रहे थे नॉन मेटल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अधातुओं के बारे में पढ़ रहे थे। अधातु, ठीक है। हम नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे और नॉन मेटल्स में हमने किसको स्टार्ट किया था? तो हमने नॉन मेटल्स में स्टार्ट किया था हाइड्रोजन। करेक्ट है ना? हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पढ़ रहे थे। अब हाइड्रोजन के बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे। एक बार मैं क्विक रिवाइज करवाऊं आपको। तो हाइड्रोजन जो होता है उसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। जो टर्म है हाइड्रोजन वो किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर ने दिया था। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, मैंने बताया था जो हाइड्रोजन होता है वो आवारा एलिमेंट कहलाता है। और आवारा, मैम सोल्ट पीटर और चिली सोल्ट पीटर में क्या डिफरेंस है? एक बच्चे का क्वेश्चन है, बाद में बताऊंगी क्लास के एंड में। ठीक है, आगे बताऊंगी, डोंट वरी, सब बताऊंगी, है ना? चलिए मैम पटना में फी क्या है? 5100 है, ऑफलाइन क्लास GS स्पेशल। अब चलिए अब बातें नहीं करते हैं, अब आप थोड़ा पढ़ाई करते हैं। तो मैंने बताया कि आपका हाइड्रोजन है उसको आवारा तत्व बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि मैम हाइड्रोजन जो है उसका प्लेस पीरियोडिक टेबल में आज तक डिसाइड नहीं किया गया है। वो कभी कभी उसको मेटल्स में रखते हैं, कभी कभी उसको नॉन मेटल में रखते हैं। इसलिए हम हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? इसको हम आवारा तत्व, आवारा का मतलब है वो कहीं भी घूमता रहता है, कभी मेटल्स में और कभी नॉन मेटल्स में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट मैंने इसके बारे में बताया कि जो हाइड्रोजन है वो इस यूनिवर्स का सबसे हल्का तत्व है। वो क्या है? वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, वो सबसे हल्का तत्व है। और अगर आपसे पूछा पूछा जाए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो भी आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है ना? इसके बाद आप बताएंगे कि जो हाइड्रोजन है वो
एक ही ऐसा तत्व है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसका जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन। इसीलिए हम इसके न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि बच्चा न्यूट्रॉन तो होता नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के इक्वल होता है। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट पे ये वाला इक्वेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अब हमको क्या पढ़ना था, मैंने कहा था अगली क्लास में मैं करवाऊंगी क्या, हाइड्रोजन के आइसोटॉप स्टार्ट करेंगे हम। तो अब लिखेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। लिखिएगा नेक्स्ट, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक। समस्थानिक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आइसोटॉप होता क्या है। पहले आपको आइसोटॉप की डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एक बार ध्यान से सुनना, मैंने बोला ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप जानते हैं एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक तत्व है, उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, वही उसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। मैंने बोला ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, मतलब कहने का मतलब क्या है, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, सेम हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों, सेम हो, समान हो। दूसरा, जिनका एटॉमिक मास क्या हो, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक मास का मतलब होता है बच्चों परमाणु भार। परमाणु भार, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास क्या होता है, पहले तो ये सुनो, एटॉमिक मास होता क्या है। कोई भी एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस में सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर अकेला प्रोटॉन काउंट कर रहे हो तो आप क्या काउंट कर रहे हो, एटॉमिक नंबर। अगर आपने प्रोटॉन को साथ में मिला दिया, किसके, न्यूट्रॉन के साथ मिला दिया। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में, किसी भी तत्व के नाभिक में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके सम को आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, कहने का मतलब उनमें प्रोटॉन तो सेम हो और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हो, एटॉमिक मास। एक बात बताओ, यहां पर भी प्रोटॉन है, यहां पर भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो इक्वल होंगे। किसके डिफरेंस हो, न्यूट्रॉन का डिफरेंस हो। तो जब न्यूट्रॉन का डिफरेंस होगा वही क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास। तो याद रखिएगा, जिनका एटॉमिक मास क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो। तो आपके सामने आइसोटॉप की डेफिनेशन निकल के आई। क्या निकल के आई, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट हो, जिनका परमाणु क्रमांक तो एक जैसा हो और जिनका परमाणु भार अलग अलग हो, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मतलब उन एलिमेंट्स के इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, आइसोटॉप। मैम आपके पढ़ाए हुए से क्वेश्चन टिक हो जाते हैं। ओके प्रशांत, थैंक यू सो मच। देखिए तो क्या निकल गया है आपके सामने, जिनका एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने कोई भी एक जैसे हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटॉप होते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। आप बताएंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। कौन कौन से बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पे आता है प्रोटियम। प्रोटियम को डिनोट किया जाता है 1H1। किसकी डिनोट, 1H1। आप सब जानते हैं किसी भी एलिमेंट के पैरों में क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। ये क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, कहने का मतलब परमाणु संख्या। ऊपर यहाँ उसके सर पे, उसके हेड पे क्या लिखा जाता है, AM, मतलब एटॉमिक मास, परमाणु भार। ठीक है, 1H1 क्या कहलाता है, प्रोटियम कहलाता है। दूसरा होता है बच्चों ड्यूटेरियम। कौन सा होता है, ड्यूटेरियम। सेम नाम हिंदी में है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, 1H2। इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या है, 1। एटॉमिक मास क्या है बच्चों, एटॉमिक मास है 2। और तीसरा आता है बच्चों ट्रीटियम। ट्रीटियम, ट्राइटेरियम मत कर देना है ना, ना ही टाइटेनियम कर देता, मेटल बन जाएगी वो। ट्रीटियम कहा जाता है इसको, ट्रीटियम। ट्रीटियम
इसको डिनोट किया जाता है 1H3। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ये क्या है? एटॉमिक मास। तो मैंने बोला कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों? सेम, जिनका एटॉमिक मास क्या हो? अलग अलग, वो क्या कहलाते हैं? वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। देखो देखो यहाँ मैंने बोला, यहाँ ध्यान से देखना, इस H का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसका भी क्या है? 1। इसका भी क्या है? 1। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? इक्वल। अब यहाँ देखो, 1 2 3, कहने का मतलब इनका एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग। तो ये किसके आइसोटॉप्स हैं? ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप। अब मैं अगर इनका डायग्राम बनाना चाहूँ तो आप मुझे बना के दिखा सकते हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रोटियम का डायग्राम कैसे बनता है, ड्यूटेरियम का डायग्राम कैसे बनता है, ट्रीटियम का डायग्राम कैसे बनता है, देखो बच्चों कैसे बनेगा। मैंने बोला एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप सब जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर ये इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो, एटॉमिक मास क्या है? 1। एटॉमिक मास का मतलब है यहाँ पर एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन 1 है। भैया जब प्रोटॉन 1 हुआ तभी तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 1 हुआ। जबकि यहाँ पर प्रोटॉन 1 होता है और इसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। ये प्रोटियम का डायग्राम है। थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो, अगर मैं प्रोटियम बनाऊं तो कैसे बनाऊं मैं? प्रोटियम में ऐसे, इस प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, 0। याद रखिएगा, जो प्रोटियम होता है उसके अंदर प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं ड्यूटेरियम का बनाना चाहूं तो ड्यूटेरियम कैसे बनेगा? ड्यूटेरियम में प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा, बट 1 न्यूट्रॉन आ जाता है बच्चों, 1 न्यूट्रॉन आ जाता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1। क्या बन गया यहाँ पे? एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ p प्लस n। p प्लस n करो, कितने हो गए? 2। एटॉमिक मास कितना हो गया? 2। ये ड्यूटेरियम बनेगा। अगर बच्चों बात करें ट्रीटियम कैसे बनता है, बाहर तो इलेक्ट्रॉन 1 सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 1 प्रोटॉन होगा प्लस 2 क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। देखो, प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर कितना? 1। एटॉमिक मास क्या होता है? सम p प्लस n। 1 और 2 3, क्या हो गया एटॉमिक मास? 3। ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम। अब अगर आपसे पूछे प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, आप बताओगे 0, होते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 1। ट्रीटियम में ट्रीटियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 3। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ? मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं वैलेंसी सिखा दूंगी, डोंट वरी, सिखा दूंगी प्रदीप कुमार यादव। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आइसोटॉप्स में प्रोटॉन तो इक्वल होते हैं? मैम हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं बोला है। कमल आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन कहा जाता है इसको। क्या मैंने इसमें बोला है कि न्यूट्रॉन है? इसमें है ही नहीं। जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है वो ये होता है प्रोटियम। मैंने आइसोटोप बता रही हूँ बच्चों, आइसोटोप, आइसोटोप में न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, मैम इनमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। बच्चा जो नो, मैंने कहा हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, मैंने एलिमेंट बोला, मैंने आइसोटोप नहीं बोला। हाइड्रोजन जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो ये होता है 1H1, प्रोटियम होता है। तो क्या यहाँ पर मैंने न्यूट्रॉन ऐड किया है? आप बोलोगे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। आइसोटॉप्स में हो सकते हैं न्यूट्रॉन, क्योंकि आइसोटॉप्स तो उसकी मतलब एक तरीके की जाति होती है, एक तरीके की स्पीसीज होती है। ठीक है, चलो ये याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ये नॉर्मल हाइड्रोजन ये वाला होता है बच्चों। ठीक है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब हमें जो पढ़ना है वो ड्यूटेरियम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ड्यूटेरियम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो 1H2 पढ़ना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। समझ में आया तुमको? जो मुझसे पूछ रहा था कि मैम इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? ये देखो ड्यूटेरियम। देखो बच्चों, एक पॉइंट सुनना आप, मैम आज बहुत खुश हूं आपसे। क्यों भैया?
मैम मेटल में पोटेशियम भी करवा दिया, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पोटेशियम, आप देखिए आशुतोष कुमार, आपने अच्छे से वीडियो नहीं देखा है, करवा चुकी हूँ मैं पोटेशियम। पोटेशियम नाइट्रेट बताया था, KNO3 बताया था, बता चुकी हूँ मैं पोटेशियम। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर आइए। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज, ये बातें मत करो। देखो सबसे पहला, जब आप ध्यान से सुनना, मैं 2 लाइन लिख रही हूँ। जब आप हाइड्रोजन को यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिया है 1H1 मतलब प्रोटियम लिया है। जब आप हाइड्रोजन को वायु में जलाते हैं, मतलब एयर में, वायु में आप बर्न करते हैं, जलाते हैं। कितनी बार बताऊं हाइड्रोजन जलती है, सब जानते हैं, है ना? ठीक है। जब आप हाइड्रोजन को वायु में जलाते हैं, वायु का मतलब है यहाँ पर एयर, एयर का मतलब है हवा, और मेन अगर मैं बात करूं हवा का मतलब क्या है, O2। क्या मतलब है? O2, ऑक्सीजन, है ना? देखो जब आप हाइड्रोजन को वायु में जलाते हैं तो यहाँ पर बनता है साधारण पानी H2O। H2O इसको बोलते हैं आप नॉर्मल वाटर। क्या बोलते हैं इसको? साधारण जल। नहीं समझ में आया? मैंने बोला यहाँ पर जलाने का मतलब है जैसे ही आपने हाइड्रोजन को दिया, क्या बच्चों, और वायु एयर में क्या दिया? ऑक्सीजन। ये इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, क्या दिया आपने? ऑक्सीजन। क्या बनेगा यहाँ पे? H2O। कैसा पानी? नॉर्मल पानी। जैसे ही आप, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट मेरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, जब आप ड्यूटेरियम का मतलब क्या होता है? ड्यूटेरियम का मतलब क्या है बच्चों? 1H2 को वायु में जलाते हैं, अरे बाप रे, आज तो कंधों में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से क्लास इतनी होगी, में जलाते हैं, तब क्या बनता है? तब बनता है बच्चों हैवी वाटर, तब बनता है D2O, तब बनता है बच्चों हैवी वाटर। कैसा वाटर? हैवी वाटर। और उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भारी जल। हैवी वाटर, भारी जल। एक बार ध्यान से सुनना मेरा, जब आप नॉर्मल हाइड्रोजन को एयर देते हैं, एयर का मतलब ऑक्सीजन देते हैं, तो वो बनाता है H2O, साधारण पानी, नॉर्मल वाटर। जब आप 1H2 को जलाते हैं एयर में, वो बनाता है हैवी वाटर। क्या बनाता है वो? D2O बनाता है। इस D2O को, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। भाई क्या होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड? ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताएंगे हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। या पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप को जलाएंगे तब आपको हैवी वाटर मिलेगा, आपने किसको जलाया भैया? ड्यूटेरियम को। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड ही क्या कहलाता है? हैवी वाटर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हैवी वाटर कहलाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट बताऊं आपको। किसके बारे में? D2O के बारे में। ऐसा कहा जाता है जो आपका साधारण पानी होता है, उस साधारण पानी के 5000 से लेके 10,000 मोलिक्यूल में, ये किसके मोलिक्यूल हैं? ये हैं बच्चों नॉर्मल वाटर के। नॉर्मल वाटर के 5 से 10,000 मोलिक्यूल में एक मोलिक्यूल किसका होता है? D2O का। ऐसा कहा जाता है कि साधारण जल के 5 से 10,000 अणुओं में एक अणु किसका होता है? D2O का होता है। मैम बायो नहीं होगा? अरे होगा यार बायो, तुम लोग क्यों इतना मतलब टेंशन लेते हो? कल बायो की क्लास लगवाई है मैंने, इसलिए साइंस स्पेशल 4 और 5 में, और इनफैक्ट GS में भी लगवा ली मैंने, GS वाले में भी। क्यों इतना आप टेंशन ले रहे हैं? सब होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं बीच में छोड़ दूंगी, पूरा नहीं करवाऊंगी, जितना सिलेबस बताया है वो सारा करवाऊंगी यार। पोटेशियम हुआ है यार, ऐसा नहीं है कि पोटेशियम हुआ है, ठीक है। याद रखिए कि जब आप नॉर्मल पानी के 5 से 10,000 अणुओं में एक किसका होता है? हैवी वाटर का होता है। और इसको अलग किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है, इंडिया में कहाँ बनता है हैवी वाटर सबसे ज़्यादा? आप बताएंगे इंडिया में मुंबई के, बॉम्बे लिखो, बॉम्बे में एक जगह है ट्रॉम्बे या ट्राम्बे, देखना जरा, ट्रॉम्बे नाम है या ट्राम्बे, ऐसा कुछ नाम है, ट्राम्बे कि ट्रॉम्बे,
वहां पर सबसे ज्यादा बनता है। इंडिया में बॉम्बे के ट्राम्बे है, शायद ट्राम्बे एक जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा बनाया जाता है। ठीक है, इंडिया में अभी बताएंगे D2O की खोज किसने की। रुको तो सही यार, इंडिया में बॉम्बे का एक ट्राम्बे या ट्रोम्बे बताना जरा क्या है। ट्राम्बे जगह है ना, ट्राम्बे जगह में सबसे ज्यादा बनाया जाता है D2O। अब बात आती है कि हैवी वाटर सबसे पहले किसने बनाया था, ये किसने खोजा था। याद याद रखिएगा, D2O की खोज, D2O की खोज HC यूरे ने की। किसने की थी? यूरे ने की, यूरे ने। ट्राम्बे या ट्रोम्बे कुछ बोलते हैं ना, ट्रोम्बे बोलते हैं, आई थिंक सही बोला है ना। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि हैवी वाटर की खोज HC यूरे ने की थी। अब बात ये आती है मैम कि आप इसको हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, आप इसको हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, मतलब नॉर्मल वाटर में और इस वाटर में क्या डिफरेंस है। हाँ मुझे पता है ये हो गया था, फिर भी आइसोटोप में मैं रिपीट कर रही हूँ। आई नो कुछ क्लासेस में हो गया होगा ये। ठीक है, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। अब बात ये आती है कि इसको नॉर्मल वाटर से इसका कंपैरिजन करें तो इसमें क्या ट्राम्बे ही है। ठीक है ठीक है, ओके, जो भी जगह, आप जगह का नाम आप देख लेना। ठीक है बच्चों, कि आप इसको क्यों बोलते हैं, आप इसको इसको आपने क्यों बोला हैवी वाटर। ध्यान से सुनना, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। पहला पॉइंट ध्यान से नोट करना, मॉलिक्यूलर वेट साधारण जल से ज्यादा होता है, साधारण जल से ज्यादा होता है, जल से साधारण जल से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। देखो बच्चों कैसे होता है ज्यादा। मॉलिक्यूलर वेट को हिंदी में बोलते हैं आणविक भार, आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट। देखो बच्चों कैसे होता है ज्यादा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है D2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल वाटर का आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ऑक्सीजन, हाँ अरे हैप्पी बर्थडे मैम, मेरा बर्थडे नहीं है आज, कहाँ से आपको पता लगा कि मेरा बर्थडे है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 काउंट होगा। ऑक्सीजन आपका हो गया यहाँ पर 18, 18 ऑक्सीजन 8 दूनी 16, तो 16, 16 और 2 करते हैं यहाँ पर तो 18 होता है। ठीक है, बट जब आप D2O की बात करते हैं, जब आप D2O की बात करते हैं बच्चों, तो D2O में यहाँ पर आपका 4 + 16 ऑक्सीजन, यहाँ पर 20 हो जाता है। आप ये छोड़ दो कि कैसे निकाला, क्या निकाला, और अगर ये समझना है आपका मॉलिक्यूलर वेट तो ये भी मैं एक क्लास में आपको निकालना सिखा दूंगी, है ना। देखो ध्यान से सुनना, आप बस अभी इतना रट्टा लगा लो, फिर मैं एक क्लास में जब वैलेंसी वगैरह सिखाऊंगी ना, तो मैं ये सिखा दूंगी कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल वाटर, साधारण पानी का आणविक भार कितना होता है 18, और जो D2O होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 20। ये CPO के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो नॉर्मल पानी से मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है किसका, हैवी वाटर का। ठीक है बच्चों, बता देंगे पहला। अरे बाप रे, सारे बच्चे बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे नहीं है, कौन बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे। जबरदस्ती मजे लेने के मूड में हो गया तुम लोग हैं। चलो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल वाटर का कितना होता है 18, जबकि D2O का कितना होता है 20। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों यहाँ का, दूसरा पॉइंट, इसका इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट साधारण जल से ज्यादा होता है, साधारण जल से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु, गलाने वाला बिंदु, मैक्सिमम पॉइंट जिसके बाद कोई भी चीज गलना स्टार्ट हो जाती है। क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक याद रख लो, क्वथनांक बहुत है। मैंने बोला इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, नॉर्मल वाटर का 18 होता है और इसका 20 होता है। चलो मैम हो गया। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैं सिखा दूंगी, डोंट वरी, आप रुक जाइए यार, पहले जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़िए। ठीक है, अब बात आता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा होता है। आप शायद सब लोग जानते होंगे कि जो नॉर्मल वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, बताओ।
नॉर्मल वाटर, NM का मतलब है नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ कितना होता है। नॉर्मल वाटर का, साधारण जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100। जबकि अगर आप हैवी वाटर की बात कर रहे हैं, भारी जल की बात कर रहे हैं, तो भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 101 डिग्री सेल्सियस। एक पॉइंट तो ये याद रखना कि नॉर्मल वाटर का, एक बच्चा लिख रहा है 18 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। यार कैसी बातें करते हैं यार आप, कहाँ से पढ़ा आपने है। चलो दूसरा आता है बच्चों कि इसका मेल्टिंग पॉइंट। चलो बताओ नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जल्दी बताइए। नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, गलनांक बिंदु कितना होता है। फिर मैं बताऊंगी हैवी वाटर का कितना होता है। नॉर्मल वाटर का गलनांक बिंदु कितना होता है, जल्दी बताइए। फिर मैं बताऊंगी हैवी वाटर का कितना होता है, भारी जल का कितना होता है। तो नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। जबकि इसका होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस। कितना? 3.8 डिग्री सेल्सियस। आप ध्यान से सुनो मेरी दोनों इक्वेशन में, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको हैवी वाटर बोलते हैं, इसको भारी जल बोलते हैं। हैवी वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि मैम इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या है हैवी वाटर का। तो याद रखिएगा, इसका यूज़ करते हैं आप न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर, एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। याद रखिएगा, परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मंदक का मतलब होता है जहां पर एटॉमिक रिएक्शन, जहां पर आप न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं, है ना, उस न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन में क्या किया जाता है? इसको मॉडरेटर के रूप में काम में लिया जाता है, मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है, मॉडरेटर क्या होता है बता रही हूँ मैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं की जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो स्पीड को स्लो करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें मंदक, मंदा कर देने वाला, मंदा कर देने वाला, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए वहाँ पर कुछ मॉडरेटर काम में लिया जाता है, जिसमें एक मॉडरेटर है D2O, D2O, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। तो कितनी सारी बात याद रखेंगे बच्चों, आप याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, है ना। अब नेक्स्ट महेश शेखावत बोल रहे हैं मैम H2O एंड D2O के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा जो आपका इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, इसलिए होता है, ठीक है। महेश शेखावत, ओके, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब नेक्स्ट बात पे आ जाइए, वापस हाइड्रोजन पे, वापस हम हाइड्रोजन पे चलते हैं। आप या हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कंप्लीट हो गए, अब बात आते हैं वापस हम हाइड्रोजन पे आते हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में आपको कुछ मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। सबसे पहला आप बताएंगे जो हाइड्रोजन होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है बच्चों, वो रंगहीन होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? रंगहीन। दूसरा, वो ऑर्डरलेस होता है। क्या होता है बच्चों? वो ऑर्डरलेस का मतलब होता है गंधकहीन होता है, उसके अंदर कोई भी गंधक नहीं आती, कोई स्मेल नहीं आती है। तीसरा, हाइड्रोजन इकलौता टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस का मतलब इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, स्वादहीन होता है, कोई स्वाद नहीं आता उसमें, स्वादहीन होता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? हाइड्रोजन लाइटेस्ट होता है, हल्का होता है, हल्का होता है। ये 4 पॉइंट आप हाइड्रोजन के बारे में याद रखिएगा कि ये हल्का होता है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, कुछ नई बात बताने वाली हूँ हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन के बारे में क्या बात बताने वाली हूँ? मैं बताने वाली हूँ कि जो हाइड्रोजन होता है वो न्यूट्रल होता है। आप बताएंगे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है।
उदासीन होता है। ये सारे पॉइंट ऐसे कैसे नोट करने हैं आपको। उदासीन है इसका मतलब इस पर लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिटमस पेपर का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जानते हैं लिटमस पेपर का प्रभाव कब पड़ेगा, जब या तो कोई एसिडिक मीडियम है या वो क्या हो, बेसिक है। इसीलिए इस पर कोई लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। अब आप ना एक बात याद रखिएगा, एक मैं नया टर्म आपको आज सिखाने वाली हूँ। एक आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन, एक आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बच्चों मैं अलग पेन से लिख रही हूँ। एक बच्चा पूछ रहे हैं मैम आपकी तबीयत खराब है क्या, आप इतना लो साउंड क्यों कर रही है। हाँ आज मेरे ना ये दोनों कंधे नहीं है, में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, या तो कोई बैठने का पोस्चर गलत हो गया या कुछ हुआ है। बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर नीचे हाथ करने में ना एकदम जान से निकल रही है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे लगता है कोई सर्जरी वर्जरी होगी। मांस वास फूल रहा है मेरा कोई, है ना। चलो देखो नेक्स्ट देखना। एक आपने टाइम, एक ना नाम सुना आपने हाइड्रोजन, एक आपने सुना नॉर्मल नॉर्मल वाटर, एक आपने सुना हैवी वाटर, एक मैं आपको नया नाम सुना रही हूँ, देखना क्या कभी आपने सुना है। एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन, कभी सुना है आपने नेसेंट हाइड्रोजन। हिंदी में इसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। जैसे आपने सुना ना नवजात बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है ना। नवजात शिशु सुनते हैं ना। एसिड में हाइड्रोजन कंपलसरी एलिमेंट होता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको। कभी सुना है आपने। ओहो बहुत दर्द हो रहा है आज, क्या हो गया, हाथ ऊपर नीचे कर। देखो सुनो, आप एक सुनोगे हाइड्रोजन, एक सुनोगे नेसेंट हाइड्रोजन। एक ना क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाइड्रोजन है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा हाइड्रोजन है जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, यही आपको समझना है। देखो नेसेंट हाइड्रोजन होता है नवजात। नवजात आपने सुना होगा ना, जो वो बच्चा जो अभी जस्ट जिसका जन्म हुआ है नया नया। ऐसे ही अगर आप नेसेंट हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कोई भी रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में, ध्यान से सुनना, किसी भी रिएक्शन में तुरंत बना हुआ हाइड्रोजन, तुरंत का मतलब होता है बच्चों तुरंत निकला हुआ हाइड्रोजन, तुरंत बना हुआ हाइड्रोजन, तुरंत निकला हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है आप बताओगे। कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए, मैंने लिया एक लिया मैंने ए एलिमेंट, एक लिया मैंने बी। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं C+D। और यहाँ पर जो D है ये क्या है, ये आपके प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। डी में यहाँ पर हाइड्रोजन बना है। मान लो कोई भी रिएक्शन है, कोई भी हो सकती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बना, तो इस रिएक्शन में तुरंत निकला हुआ जो हाइड्रोजन है ये क्या कहलाता है, नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। जैसे नवजात बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, वैसे आपका नेसेंट हाइड्रोजन भी होता है। और मैं आपको बता दूं जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो नॉर्मल हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आप इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसके बारे में। इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हाइड्रोजन, देन नॉर्मल हाइड्रोजन। यह सामान्य हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है, मतलब क्रियाशील है। ठीक है, यह सामान्य हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, यह आप बता सकते हैं। इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है बच्चों, इट इज मोर रिएक्टिव बता देंगे बच्चों। मैम जिम स्टार्ट की है क्या। नहीं जिम मुझे लग रहा है अब स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। पता नहीं यार ये क्या हुआ है, आज बहुत दर्द हो रहा है, इनफैक्ट सुबह से ही हो रहा है आज तो। एक तो मैंने आज क्लास भी बहुत ज़्यादा ली है इसलिए। ठीक है अशोक डोंट वरी, क्लासेस हो जाएंगी। अभी जीएस स्पेशल 6 में तो बहुत टाइम है, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना। हाँ एक्सरसाइज से ठीक होगा मुझे भी लग रहा है। ठीक है याद रखिएगा कि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में तुरंत निकला हुआ हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, और ये मोर रिएक्टिव होता है नॉर्मल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। चलो नेक्स्ट पॉइंट में सुनो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस के बारे में, हाइड्रोजन गैस के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसको लिखेंगे आप H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। 4-5 पॉइंट है बच्चों, सारे याद रखने हैं आपको। हाइड्रोजन गैस,
आप याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो लाइटेस्ट गैस होती है। इस धरती पर, इस यूनिवर्स में जितनी भी गैसेस हैं उनमें सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी बच्चों? हाइड्रोजन गैस। दूसरा पॉइंट, जो आगे के मैं जितने भी सारे पॉइंट लिखवा रही हूँ ना, वो सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है मैम? और तेज बोलिए। और तेज? कितना तेज बोलो यार, तुम भी यार, कुछ भी है। कह रहे हैं और तेज बोलिए। इससे ज्यादा तेज क्या बोलूं? इससे ज्यादा तेज बोलूंगी, बगल में स्टूडियो में क्लास चल रही है, वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट सुनना मेरा पॉइंट। हाइड्रोजन गैस है वो लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या सुनना है? नेक्स्ट आप हाइड्रोजन के बारे में आपको पढ़ना है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसको बेस्ट फ्यूल माना जाता है। उसको बेस्ट फ्यूल, सबसे अच्छा फ्यूल, सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। इसको कहा जाता है सबसे अच्छा ईंधन, या इसको आप दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। क्या है वो पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। पोल्यूशन फ्री फ्यूल, प्रदूषण रहित गैस होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करती है, प्रदूषण रहित गैस होती है। इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, और या फिर बेस्ट क्यों मानते हैं, वो अभी सुनो। इसका एक नाम और होता है, इसको फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? आप बताएंगे भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। अब बात आती है कि मैम आपने इसको इतनी सारी उपाधियां दे दी, बेस्ट फ्यूल की दे दी, आपने इसको पॉल्यूशन फ्री फ्यूल की दे दी, आपने इसको फ्यूचर फ्यूल की दे दी, क्यों दी? तो उसका रीजन होता है बच्चों क्या? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? हिंदी में कहा जाता है इसको ऊष्मीय मान। कौन सा मान? ऊष्मीय मान। अब कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, पहले तो ये सुनो। देखो, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जितना अमाउंट हीट और लाइट का निकलता है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान कहलाता है। 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जितना ऊष्मा और लाइट, प्रकाश मिलता है उसको कहा जाता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन गैस जो है बच्चों, उसका उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। ये इसकी यूनिट होती है, किलो जूल पर ग्राम, सबसे ज्यादा होता है। और एक बात याद रखिएगा, जिस फ्यूल का जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो फ्यूल उतना ही ज्यादा अच्छा फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर आपकी जितनी भी सारी गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं, जैसे आपने सुना है जर्मनी में ट्रेन चलने लग गई हाइड्रोजन फ्यूल से, हाइड्रोजन गैस से चलने लग गई। तो ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस से ही सारे आपके सारे के सारे मतलब जो फ्यूल हैं उनमें सबसे अच्छा फ्यूल इसी को माना जाएगा। याद रखिएगा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, कितनी? तो 150 किलो जूल पर ग्राम। इसीलिए इसको कहा जाता है फ्यूचर का फ्यूल। और याद रखिएगा 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जितना हीट, जितना लाइट, जितना एनर्जी एमिट होता है वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, चलो इतनी बात याद रख लेंगे। यस मैम, याद रख लेंगे। ये हाइड्रोजन गैस के बारे में बात होगी। हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़ दिए, हाइड्रोजन गैस पढ़ दी। अब नेक्स्ट लिखो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट लिखो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यौगिक। बच्चों आप सब जानते हैं कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, इतने दिन से पढ़ा रही हूँ। कंपाउंड्स का मतलब होता है मैम, जब हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ गया तो कौन सा कंपाउंड क्रिएट कर दिया? मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ, क्या बना? मेरे पास बना पानी। पानी। अब पानी का चैप्टर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने पढ़ाया भी है, और अगर नहीं पढ़ाया तो मैं आगे पढ़ा भी दूंगी। ठीक है, हाँ जी, कॉस्टली है कमल। ठीक है, चलो आप सुनो ध्यान से।
पानी, पानी के बारे में मैं बहुत डिटेल में चैप्टर कराऊंगी, और अगर नहीं करवाया है, कुछ बैचेस में करवा भी दिए, कुछ में नहीं करवाया, तो बाद की बात है, वो करवा दूंगी। सबसे पहला एक बात सुनो आप, पानी सॉलिड, जो आपका ये जो H2O है वो सॉलिड, हाँ ये हो गया है वाटर, मतलब वाटर वाला चैप्टर जिन क्लासेस में हो चुका है उनका ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। चलो अब मैं कुछ नई बातें बताऊं आपको। आप सब जानते हैं पानी क्या होता है, एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। बताया है क्या मैंने एम्फोटेरिक? हाँ ये तो बताया मैंने, आपकी क्लास सब सारी क्लास में बता रखा है मैंने। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है, उभयधर्मी अणु होता है। उभयधर्मी अणु का मतलब क्या होता है बच्चों? जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकृति का हो, एसिडिक प्लस बेसिक, बेसिक के साथ एसिडिक और एसिडिक के साथ बेसिक हो, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं, उसको उभयधर्मी अणु कहते हैं। नेक्स्ट सुनो, मैं अगर आपको बात बताऊं इसके बारे में, तो ये तीनों स्टेट में रहता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये सॉलिड भी पाया जाता है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, ये गैस की फॉर्म में भी होता है, हाइड्रोजन गैस हो गई। तीसरा आप जानते हैं कि आपका लिक्विड की फॉर्म में भी होता है। अगर लिक्विड की फॉर्म में बात करें तरल, तो तरल पानी तरल है, ठीक है, यहाँ पर गैस की फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? आइस। पानी की सॉलिड फॉर्म क्या होती है? आइस होती है, बर्फ होती है ना बच्चों? ये आपको पता है कि जो पानी है उसकी सॉलिड फॉर्म, उसकी ठोस अवस्था क्या होती है? आप बताएंगे आइस होती है। और तीनों ही स्टेट में ये स्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों? तीनों स्टेट में ये स्टेबल है, ये स्थायी है। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का ये एक ही कंपाउंड ऐसा है जो तीनों स्टेट में स्टेबल होता है। कौन सा? H2O। सॉलिड का मतलब बर्फ की फॉर्म में। अब आप सब जानते होंगे, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो एक क्वेश्चन आता है कि पानी के अंदर बर्फ तैरती है, स्विम करती है। पानी में बर्फ क्या करती है? फ्लोट करती है। आप सब जानते हैं बर्फ क्या करती है? फ्लोट करती है। फ्लोट का मतलब समझते हैं? तैरती है। आइस क्यूब को पानी में डालो, क्या करती है वो? स्विम करती है, वो तैरती हैं। क्यों तैरती हैं? शायद आप सब लोग जानते होंगे इसका रीजन। फिजिक्स में पढ़ा है ये चीज, पानी में बर्फ क्यों तैरती है? सीजीएल से पहले कोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीजीएल से पहले हो जाएगा, डोंट वरी है। चलिए आप याद रखिएगा, क्योंकि पानी की तुलना में आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम। आइस का घनत्व क्या होता है बच्चों? कम होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, पर बता देती हूँ मैं। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है यहाँ पर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, आप जानते हैं, ठीक है। आइस का घनत्व, आइस का डेंसिटी कम होता है, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। इसीलिए पानी के अंदर जिसका भाई घनत्व कम है, जिसका डेंसिटी कम है, तो वो क्या होगा बच्चों? वो क्या होगा बच्चों? तैरते रहेगा, वो फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। तो आइस की डेंसिटी क्या होती है? मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे जो सॉलिड होते हैं ना उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बट ये एक ऐसा लिक्विड है पानी जो सॉलिड स्टेट में जिसकी डेंसिटी कम होती है। हमेशा ध्यान रखना, ध्यान रखना एक बात। वैसे अगर किसी भी लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, चलो मैं इसको लिख के समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान से सुनना। एक है आइस, एक है वाटर। एक क्या है? आइस, एक है वाटर, एक है बर्फ, एक है पानी। जब पानी का इनकी डेंसिटी की बात करते हैं, इनके घनत्व की बात करते हैं, तो पानी का जो सॉलिड स्टेट होता है उसका डेंसिटी कम होता है, कम है, लेस है। जबकि पानी का क्या होता है? ज्यादा। इसलिए पानी के अंदर बर्फ डालो, पानी तैरता, वो बर्फ तैरती रहती है। वॉल्यूम की बात करें, अगर आयतन की बात करें इन दोनों की, तो बच्चों एक बात याद रखना, आयतन की अगर बात करें तो याद रखिएगा, आइस का वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा, जबकि वाटर का वॉल्यूम क्या होता है? कम। अब आप यहां पर एक पॉइंट समझेंगे, एक बहुत अच्छा पॉइंट समझेंगे। सिर्फ पानी इकलौता ऐसा लिक्विड है जिसका वॉल्यूम सॉलिड स्टेट में क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ध्यान से सुनना, बर्फ बर्फ नहीं, बर्फ नहीं, पानी लिखो। पानी पानी एक ही ऐसा तरल पदार्थ है, एक ही ऐसा ऐसा तरल पदार्थ है, तरल का मतलब लिक्विड है, तरल पदार्थ है जिसकी जिसकी ठोस अवस्था का जिसकी ठोस अवस्था का
अवस्था का आयतन आयतन ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। देखो बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रही हूं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। क्या बोला है मैंने? जब भी आप किसी लिक्विड चीज को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो जनरली क्या होता है बच्चों, लिक्विड है वो फैला हुआ है, उसका विस्तार हो रखा है। जब सॉलिड में ला रहे हैं सारे पार्टिकल्स क्या आते हैं, पास पास आते हैं, तो उसका आयतन क्या होता है बच्चों, कम होता है। जबकि जो आपका पानी है वो एक ही ऐसा लिक्विड है, जब उसको सॉलिड स्टेट में बदलते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा एलोंगेट करता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम गर्मियों में हमारे फ्रीज़र में आपने देखा होगा, आपने अगर फ्रीज़र में बोतल रख दी पानी ठंडा होने के लिए, आप भूल गए पानी की बोतल रख के, आपने उस बोतल को 7-8 घंटे बाद देखा, बोतल के अंदर बर्फ जम जाती है और बर्फ जमने के बाद वो आपका क्या हो जाता है, आपकी बोतल फट जाती है, या नीचे की साइड से बोतल का पैंदा बाहर की साइड निकल जाता है ना, बाहर की साइड फूल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी था, वॉल्यूम क्या था, कम। बर्फ जमी, वॉल्यूम आयतन बढ़ा, बोतल के ऊपर प्रेशर लगा, बोतल क्या होती है, फट जाती है। तो याद रखिएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा लिक्विड है, जब वो ठोस अवस्था में जाता है, जब वो सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। सिर्फ एक ही, और वो क्या है, वो पानी है भैया, वो जल है, वो वाटर है। ये बात इसीलिए फ्रीज में रखी हुई बोतल फट जाती है या नीचे की साइड बाहर की साइड निकल जाती है, ठीक है, नीचे की साइड बाहर की साइड निकल जाती है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो पिघलने पर सिकुड़ जाती है। जब बर्फ को आप गर्म करोगे, नहीं समझे, मैंने बोला भाई पानी से बर्फ में, पानी का बनाया आपने आइस, जब आइस बनाया तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। जब मैं आइस से वापस पानी में जाऊंगी, आइस को गर्म करूंगी, करने का मतलब ज्यादा टेम्परेचर दूंगी, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इसका यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अंकुर सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, ये ज़्यादा अब इतना मुझे नहीं बताना चाहिए, बस इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या सुनेंगे? एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि पोप क्या होता है। अच्छा, आपने कभी पढ़ा होगा पोप क्या होता है, बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं आप। देखो, पोप एक साउंड होती है, पोप एक साउंड होती है जो हाइड्रोजन गैस से आती है। हाइड्रोजन गैस से, जो हाइड्रोजन गैस की जब आप रिएक्ट करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो वहां पर पॉप साउंड बनती है। पॉप साउंड क्या होती है, फड़फड़ात, मतलब फड़ 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 की आवाज आती है, उसको आप पॉप साउंड बोलते हैं। तो जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है बच्चा, आप बताएंगे कि फड़फड़ाहट की आवाज आती है, पॉप साउंड आती है, कौन सी गैस से, तो हाइड्रोजन गैस से आती है। आपने ये पढ़ा होगा, अरविंद कुमार, ठीक है। अरविंद पूछ रहे हैं मैम पॉप केमिकल क्या होता है। पॉप केमिकल नहीं होता है बच्चा, पॉप होता है साउंड। जब हाइड्रोजन गैस है उससे उससे साउंड आती है, कैसी, फड़ 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 की साउंड आती है, तो उसको बोलते हैं पॉप साउंड, ठीक है बच्चों, उसको पॉप साउंड बोलते हैं। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो मेरा ध्यान से। नेक्स्ट आप इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी करता है पॉप साउंड, बिल्कुल आपने सही बोला। चलो, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट सुनो बच्चों क्या पढ़ेंगे। अब हमने हाइड्रोजन एक कंपाउंड पढ़ लिया, पानी कंपाउंड पढ़ लिया आपने, हो चुका है, हाइड्रोजन गैस हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन का, वो है H2O2। कौन सा कंपाउंड है, H2O2। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब बात आती है कि यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, कहाँ पर काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है, एक बार पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, J.L. थेनर्ड नाम के साइंटिस्ट हैं, J.L. थेनर्ड नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, H2O2 की खोज की थी। दूसरा पॉइंट बच्चों, आप इसके बारे में क्या याद रखेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है, इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या है, इसको बनाने की अभिक्रिया क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा या कौन सी प्रोसेस के द्वारा जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो बनाया जाता है। ये कब बनाया गया था, एक बच्चा पूछ रहा है। 1818 में बनाया गया, 1818 में बनाया गया। ठीक है, चलो अब बात आती है कि ये कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों याद रखना, इसका निर्माण किया जाता है मॉर्क्स प्रोसेस से, MERCKS प्रोसेस, हिंदी में बोलते हैं मॉर्क अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, मॉर्क अभिक्रिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। आप बताएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण मॉर्क्स प्रोसेस द्वारा होता है। अब ये मॉर्क्स प्रोसेस क्या होती है, सुनो ध्यान से। जब आप मॉर्क्स प्रोसेस क्या होती है, आप बताएंगे जब आप Na2O2, मैम ग्रुप डी एग्जाम कब तक होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है बच्चा अभी तक कब तक होगा, है ना। जब आप Na2O2 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2SO4, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O2। H2O2 बोले तो क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस रिएक्शन को मैंने नाम क्या दिया, मॉर्क्स प्रोसेस। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है, मॉर्क अभिक्रिया के द्वारा। जब सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं बच्चों, इस क्रिया को हम मॉर्क्स प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस, मॉर्क्स प्रोसेस। अब बात आती है कि इस H2O2 का यूज क्या होता है। देखो बच्चों क्या यूज होता है इसका, इसका यूज कहाँ किया जाता है। एक तो इसको ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है, ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में ये काम आता है। विरंजक चूर्ण जो होता है उसके साथ ये काम में ले लिया जाता है, विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में काम आता है। दूसरा देखो ये कहाँ काम आता है बच्चों, दूसरा ये काम आता है ऑयल पेंटिंग। जो आपके दीवार घरों में आपकी वॉल पेंटिंग होती है ना, लगाते हैं ना, पेंटिंग लगाते हैं घरों में, दीवार पे पेंटिंग लगाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, या कुछ तेल वाली पेंटिंग लेके आते हैं, ऑयल पेंटिंग, वो बच्चों काली पड़ जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट पीछे से पूछा हुआ है। मैं इसको ब्लैक पेन से स्टार कर दे रही हूँ, ठीक है, इसको टीका लगा दे रही हूँ, टीका का मतलब है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आप लाए घर पे वॉल पेंटिंग या आप कोई ऑयल वाली पेंटिंग लाए, कुछ दिनों के बाद बच्चों आपने देखा ये पेंटिंग पड़ गई काली। क्या पड़ गई, ये काली पड़ गई, ग्रेइश कलर की या काली पड़ गई। एक दिन आपने देखा होगा, बहुत बार होता है कि पेंटिंग काली पड़ जाती है। ये काली क्यों पड़ती है, क्योंकि इस पेंटिंग के अंदर परत जम जाती है, किसकी, लेड की परत। और ये लेड जो है वो कलर कैसा देता है, लेड का मतलब शीशा, इसकी परत जम जाती है, इसीलिए काली लेयर बन जाती है, काली परत जम जाती है और आपकी पेंटिंग क्या होती है बच्चों, काली पड़ जाती है। बहुत भद्दी लगती है, दीवार पे लगी हुई बहुत गंदी लगती है। आप क्या करो, आप लाओ मार्केट से क्या, H2O2, आप ले आओ मार्केट से खरीद के, क्या, H2O2 खरीद के ले आओ, और ये काली परत इस पेंटिंग को, ये जो पेंटिंग है इसको वॉश कर दो, या इसके ऊपर ना हल्का सा एक बोतल में डाल के क्लीनिंग वगैरह कर दो, है ना। तो क्या हो जाता है, ये काली परत हट जाती है, काली परत हट जाती है। तो पेंटिंग से काली परत हटाने के लिए कौन सा ब्लीचिंग एजेंट या कौन सा कंपाउंड काम में लेते हैं, आप बताओगे, H2O2। कौन सा कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, H2O2, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे घरों में जब हम दीवार पर कोई पेंटिंग लगाते हैं वो काली पड़ जाती है, किसकी प्रेजेंस से, लेड की प्रेजेंस से। बाद में उसको हम वापस साफ कर सकते हैं, किससे, H2O2 से। किससे बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। नेक्स्ट आपने देखा होगा डॉक्टर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को काम में लेते हैं, किसकी तरह। आपको चोट लगी, चोट लगी, चोट लगने के बाद आपने देखा होगा एक लिक्विड सा होता है, एक दवाई होता है, उससे आपकी चोट के ऊपर कॉटन लगा के वो लगाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्प्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिट।
बहुत जलन होती है, तो स्प्रिट में क्या होता है, हाइड्रोजन पर होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हाँ, डॉक्टर इसको यूज में लेते हैं, मैंने बता दिया है कि जहां पर भी हमें चोट लगती है, कोई वाउंड होता है, वाउंड समझ रहे हैं, घाव, घाव की क्लीनिंग करने के लिए बुक्स में लिखा होता है, घाव की क्लीनिंग किससे करते हैं, घावों की सफाई स्प्रिट से करते हैं, और उसी स्प्रिट में क्या होता है, हाइड्रोजन पर। इसी की वजह से आपको जलन लगती है एकदम से बहुत तेज। बट हाँ, ये किसकी सफाई क्यों करते हैं बताऊं आपको मैं। आपको चोट लगी, चोट लगा तो उस चोट के अंदर मिट्टी चली गई, कोई माइक्रोब्स चला गया, कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया वगैरह चला गया है ना, तब क्या हो जाता है बच्चों, वो जाके इन्फेक्शन ना कर दे, तो उन बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए H2O2 की क्लीनिंग करती है, क्योंकि ये क्या करता है, जर्मी साइड की तरह काम करता है। आप घर में ले आइए हैंड वॉश, हैंड वॉश लाते हैं ना आप, डेटोल का, लाइफ बॉय का, उन सब में पीछे देखिए, उनमें भी लिखा होता है हाइड्रोजन पर। क्योंकि बच्चों ये काम क्या करता है, ये घाव वावों की सफाई के लिए या थोड़ा बहुत हीलिंग का काम करता है, कि और उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मारने का काम करता है। ये कीटाणुनाशक भी होता है, ये जर्मीसाइड भी होता है, इसलिए डॉक्टर इसको काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट सुनो, और कहाँ काम आता है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट में एक स्टार बना के पॉइंट लिख रही हूँ काले कलर से, ठीक है। देखो, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एंड H2O2 का उपयोग का उपयोग का उपयोग कहाँ किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पर का उपयोग रॉकेट फ्यूल में किया जाता है। रॉकेट फ्यूल, रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है उसमें भी, रॉकेट ईंधन में भी लिक्विड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पर दोनों काम में लेते हैं। यहाँ पर आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं एक बात बता दूं, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है वो प्रोपिलेंट कहलाता है, वो प्रोपिलेंट कहलाता है, वो प्रणोदक कहलाता है। जैसे एरोप्लेन में भरते हैं वो गैसोलीन या एविएशन फ्यूल कहलाता है, वैसे यहाँ पर जो रॉकेट्स होती हैं, रॉकेट जानते हैं ना, रॉकेट है ना, तो रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है उसको प्रोपिलेंट कहते हैं। और प्रोपिलेंट बहुत सारे केमिकल्स का एक मिक्सचर होता है, जहाँ पर लिक्विड अमोनिया हो गई, हाइड्रोजन पर हो गया, ये सब भरा जाता है, या लिक्विड हाइड्रोजन हो गया। तो याद रखिएगा, द्रवित हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पर दोनों का उपयोग रॉकेट में प्रोपिलेंट, प्रोपिलेंट के रूप में। प्रोपिलेंट क्या होता है बच्चों, प्रोपिलेंट होता है वो फ्यूल जो किसके अंदर भरा जाता है, जो आपका रॉकेट के अंदर भरा जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस होती है, आवारा एलिमेंट होता है हमारे। मैम स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल जमता क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर एंटी फ्रीजिंग केमिकल्स काम में आते हैं, जैसे अथाइल एल्कोहल। पढ़ाऊंगी आगे, डोंट वरी, पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैम रहने दीजिए, मेरा नेट खत्म हो गया। अरे आपका नेट खत्म हुआ, कल पढ़ लेना आप, मुझे तो पढ़ाना है ना। चलो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट तो ये आप हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो आपका डाइऑक्साइड मतलब पानी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो आपका एम्फोटेरिक होता है, न्यूट्रल होता है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको नोट करवाए हैं प्रीवियस क्लास में भी और इस क्लास में भी, सारे आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है आपका हाइड्रोजन के बाद, पहला नॉन मेटल हाइड्रोजन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑक्सीजन। कौन सा बच्चों, ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन। चलो बच्चों पढ़े, फिर स्टार्ट करें ऑक्सीजन के बारे में। चलिए, आप सब जानते हैं ऑक्सीजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में होती है ना। कितने परसेंट में ऑक्सीजन गैस होता है बताना जरा, ऑक्सीजन गैस कितने परसेंट में होता है, हाइड्रोजन एंगल कितना होता है, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं बच्चों वाटर वाले चैप्टर में, बार बार मत पूछिए ना। चलो चलिए आइए ऑक्सीजन पे। सब जानते हैं आप, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो, ये नॉर्मल बातें बता रही हूँ मैं, ये तो बच्चा भी जानता है। ऑक्सीजन गैस को आप काम में किस में लेते हैं, रेस्पिरेशन में काम आता है ऑक्सीजन, जानते हैं ना ये बात, रेस्पिरेशन में काम आता है, श्वसन में काम आता है बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन गैस कहाँ काम आता है, सांस लेने में काम आता है। ऑक्सीजन गैस ऑक्सीडेशन करवाता है हमारे बॉडी में, ऑक्सीडेशन करवाता है। किसका ऑक्सीडेशन,
फ्यूल का। हमारे बॉडी में फ्यूल क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में ग्लूकोज को तोड़कर हमें ऑक्सीजन देता है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन 21% में होता है। नेक्स्ट आप पॉइंट याद रखेंगे, ऑक्सीजन गैस जलाती है, कहने का मतलब है आग लगाती है। क्या करवाती है? आग लगाती है। ऑक्सीजन गैस आग लगाती है। किसको, कैसे आग लगाती है? ऑक्सीडेशन करके। किसका ऑक्सीडेशन? फ्यूल का। जो भी फ्यूल है, कार्बन, पेट्रोल, डीजल, कोई भी है आपके, लकड़ी, कोयला, सबको जला देती है और जलाकर क्या लगाती है बच्चों? आग लगाती है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखो, ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे बॉडी में किस फॉर्म में होता है? HbO2 की फॉर्म में होता है। Hb का मतलब हीमोग्लोबिन होता है, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है ना। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन HbO2 की फॉर्म में आता है। अब बात आती है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए जरा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? है बच्चा? देखो, सबसे पहले आपका ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन के बारे में बताया था किसने? एक शील नाम के साइंटिस्ट हैं। उसकी स्पेलिंग तो कुछ ऐसी से लिखी जाती है, शील नाम के साइंटिस्ट, इन 1773 में ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में बताया था। शील ने या शीले ने बताया था। बट इनकी जो डिस्कवरी थी ना बच्चों, वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे पूरा तरीके से, है ना। बाद में इनके 2 साल बाद आए थे साइंटिस्ट प्रिस्टले। इन्होंने प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन गैस को डिफाइन किया था। तो हम प्रियोरिटी किसको देंगे? प्रिस्टले जी को देंगे, ना कि शील को देंगे। शील या शीले भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो आप बताएंगे जोसेफ प्रिस्टले ने खोज की थी इसकी। पहले, सबसे पहले किसने बताना स्टार्ट किया था ऑक्सीजन के बारे में? शील ने। बट वो प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाए थे, शील जी बता नहीं पाए थे प्रॉपर तरीके से। इसलिए आप बताएंगे कि इसकी खोज जो है वो किसने की थी? वो की थी प्रिस्टले ने। प्रॉपर तरीके से डिफाइन किसने किया था? प्रिस्टले जी ने किया था। नेक्स्ट बात बताएं हम अगर आपको ऑक्सीजन के बारे में बच्चों, ऑक्सीजन की 3 फॉर्म होती हैं। कैवेंडिस ने नहीं की थी बच्चा, कैवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तुम यार बहुत कंफ्यूज होते हो। देखो, हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो 3 फॉर्म में होता है। 3 फॉर्म में स्टेबल हो सकता है। कौन कौन सी फॉर्म होती है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की 3 फॉर्म होती है। एक होता है बच्चों -2, -2 को कहा जाता है ऑक्साइड। दूसरा होता है बच्चों -1, इसको कहा जाता है पर ऑक्साइड। ध्यान से सुनना, -1 को पर ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है -12, इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, बहुत बार पूछा सुपर ऑक्साइड क्या होता है, आप क्या बताएंगे? जब ऑक्सीजन -12 की फॉर्म में स्टेबल करता है तो उसको क्या कहते हैं आप उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो 3 फॉर्म में स्टेबल हो सकता है। -2 की फॉर्म में ऑक्साइड, जैसे आप पढ़ते ही हैं O2। दूसरा आप बताएंगे -1 की फॉर्म में होता है तो वो पर ऑक्साइड कहलाता है। और जब -12 की फॉर्म में होता है वो सुपर ऑक्सीजन या सुपर ऑक्साइड कहलाता है। बहुत बार बच्चा बोलता है कि मैम ये सुपर ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? आप क्या बताएंगे? -12 की फॉर्म में जब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है या वो स्टेबल करता है तो वो सुपर ऑक्साइड कहलाता है या सुपर ऑक्सीजन कहलाता है। चलो नेक्स्ट बात, हम ऑक्सीजन के बारे में क्या पढ़ सकते हैं? नेक्स्ट बात हम पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीजन आग लगाती है। ये बात तो सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, आप ऑक्सीजन को बोलते हैं एयर ऑफ लाइफ। इसको कहा जाता है एयर ऑफ लाइफ। एयर ऑफ लाइफ का मतलब होता है प्राण की वायु। भाई हमारे प्राण चल रहे हैं, हमारी जान चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है, किस पर चल रहा है? ऑक्सीजन पे चल रहा है। इसको कहा जाता है प्राण की वायु। ऑक्सीजन नहीं है तो आप सब जानते हैं कुछ नहीं हो सकता हमारा, इसलिए आप इसको बोलते हैं प्राण वायु, ठीक है। नेक्स्ट बात आप याद रखेंगे कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वेल्डिंग में भी काम आती है। किस में काम आती है? वेल्डिंग। वेल्डिंग समझते हैं ना, वेल्डिंग करने में। अच्छा, कुछ लोग ना हमारे राजस्थान में वेल्डिंग को बेल्डिंग बोलते हैं, तो हम लोग बी को बी बोलते हैं, हम इसको बेल्डिंग बोलते हैं। वैसे बेल्डिंग गलत होता है, प्रोनाउंसिएशन वेल्डिंग होता है, ठीक है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन किस फॉर्म में काम आता है? देखो बच्चों, वेल्डिंग में काम आता है ऑक्सी एसीटिलीन। बताया है मैंने, शायद नहीं बताया तो लिख लीजिए, ऑक्सी एसीटिलीन। जब आप ऑक्सीजन के साथ एसीटिलीन C2H2 को मिलाते हैं तो ऑक्सी एसीटिलीन कहलाता है। ये क्या बच्चों? ये एसीटिलीन का फॉर्मूला है, एसीटिलीन। जब ऑक्सीजन
C2H2 के साथ जुड़ता है तो वो ऑक्सी एसिटिलीन कहलाता है। वेल्डिंग में आग लगती है ना, आग के स्पार्कल्स निकलते हैं, तो वो आग कौन सी गैस लगाती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सी एसिटिलीन का उपयोग कहाँ में किया जाता है, आप बताएंगे? ऑक्सी एसिटिलीन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आप बता दीजिएगा कि कहाँ पर? फ्लेम उत्पन्न करने में। फ्लेम या वेल्डिंग बोल दो, एक ही बात है। फ्लेम मतलब आग बनाने में या वेल्डिंग में। नेक्स्ट बच्चों, आप याद रखेंगे ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। सारे क्वेश्चन हैं ऐसे के ऐसे आते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन में। कृत्रिम श्वसन का मतलब समझते हैं बच्चों? कृत्रिम श्वसन का मतलब होता है बच्चों क्या? कृत्रिम श्वसन का मतलब होता है जो लोग अस्थमा के पेशेंट होते हैं, है ना, वो क्या रखते हैं? एक इनहेलर रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। या जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं, या जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। कृत्रिम तरीके से सांस लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे जाओगे, ज़्यादा पानी की, समुद्र की डेप्थ में जाओगे, पानी की गहराई में जाओगे, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। तो आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का जुगाड़ करके लेके जाते हो, जिसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिला के ले आते हो? हीलियम। 85% ऑक्सीजन, 15% हीलियम। ठीक है बच्चों, हीलियम क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड में सॉल्यूबल नहीं होती है बिल्कुल भी। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी क्या काम आती है, आप बताएंगे? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी ये काम आती है। नेक्स्ट मैं बताऊं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका पीएच कितना होता है? 7। तो ये भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कैसा? उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब बात आती है कि इसका एलोट्रोप कौन सा होता है। चलो नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसका एलोट्रोप। लिखिएगा ऑक्सीजन का एलोट्रोप। एलोट्रोप, एलोट्रोप का मतलब होता है अपर रूप। यार मैं ये कल पढ़ाऊँ, चलेगा क्या? बहुत दर्द हो रहा है मेरे अब ना हाथ में, अब पढ़ा नहीं पा रही हूँ आज। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। इसका एलोट्रोप कल पढ़ाऊंगी, लिख के छोड़ देना। O3 ओजोन। ओजोन ज़्यादा नहीं बचा आपका। ऑक्सीजन के बाद हम पढ़ेंगे क्या? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगी आपको फॉस्फोरस के बारे में। और फॉस्फोरस के बाद हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद हम पढ़ेंगे आपकी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। बस 1.5 घंटे का क्लास और बचा है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज बहुत दर्द हो रहा है कंधे में, मुझे लगता है। एटॉमिक नंबर क्या मैम किस ग्रुप में होता है, मतलब? हाँ यार बहुत दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, एक भी नहीं। ठीक है, चलो तो इतना आज के लिए आप इतना याद रखिएगा। चलो कल पढ़ाएंगे हम इससे आगे की क्लास। मेटल नॉन मेटल कल खत्म हो जाएगा आपका, नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, तो कल हमारा ये नॉन मेटल खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट।